हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन हम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। 45 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 46 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको तो टेस्ट सीरीज में आप इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस सेट और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। लेट्स बिगिन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है। देखिए, पहले एक टेस्ट नंबर शायद 40 के आसपास ही था, वो भी उसमें क्वेश्चन करवाया था, भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है, लेकिन उसमें लिख रखा था हमने 1964 टू 66 ब्रैकेट में लिख रखा था। तो अगर इस तरीके से आता है एग्जाम में, वो इसीलिए ही करवाया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट इस तरीके से, भारतीय शिक्षा आयोग और ब्रैकेट में 1964-66 लिख के, और वही पर्पज था करवाने का। अब ये चीज क्लियर कर लेते हैं। एक है भारतीय शिक्षा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ये जो 1964-66 वाला है, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का पूछा जाता है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। 1964 से 66 का कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिसको कोठारी आयोग कहा जाता है। और भारतीय शिक्षा आयोग, और अगर ब्रैकेट में ये लिखा रहता है तो भी वो यही पूछना चाह रहा है, लेकिन अगर सिर्फ भारतीय शिक्षा आयोग लिख रखा है और कोई ईयर मेंशन नहीं है तो भारतीय शिक्षा आयोग है। ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां थी उनको दूर करना या उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ये आयोग की स्थापना की गई थी 1882 में। 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। एक कमीशन गठित किया गया था, इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था उस टाइम पे, और ये हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हंटर शिक्षा आयोग। तो सीधा पूछा जाता है हमसे, अगर भारतीय शिक्षा आयोग को सामान्यतः जाना जाता है तो इसका आंसर आएगा हंटर शिक्षा आयोग। और अगर हमसे 1964-66 का पूछा जाता है तो कोठारी आयोग। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, और ईयर वाइज मेंशन कर दिया है आपको। हंटर शिक्षा आयोग था, जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1882 का, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है कोठारी आयोग 1966 से 64 से 66 का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? देखिए, अधिगम में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है वो शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? ये पूछा है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पूछा जा रहा है कि ये कहां पे आयोजित की जाएगी। देखिए, ये जो 2025 में होगी, ये इसका 12वां एडिशन होगा। कौन सा? 12th एडिशन, 12वां संस्करण जिसे कहते हैं। 12वीं बार इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। और इसका आयोजन है जो भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12वां एडिशन है, लेकिन फर्स्ट टाइम भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है 2025 के लिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2024 का आयोजन हुआ था कोबे। कोबे कहाँ पे है? कोबे जापान में है। अगर हमसे इससे पहले का पूछा जाता है तो एशिया की बात कर रहे हैं हम, 2019 में एशिया में ही हुआ था, दुबई में। 2025 का ये न्यू दिल्ली में होगा, और इससे पहले जो हुआ था 2015 में, ये कतर दोहा में हुआ था। तो एशिया में
अब तक ये चौथी बार होगा जब ये चैंपियनशिप का आयोजन एशिया में होगा। इससे पहले एशिया में इसका 3 बार हो चुका है, जापान में 2024 में पिछला वाला, उससे पहले 2019 में दुबई में, 2015 में दोहा में, और अब नई दिल्ली में इसका 12वां संस्करण विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का किया जाएगा आयोजन। और ये कब होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन, इसकी मेजबानी जो होगी ये 26 सितंबर 25 से और 5 अक्टूबर 26 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पूरी दुनिया भर के इसमें खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? कौन सा स्तर होता है शिक्षण का जिसमें संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का नजदीक से, निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? ये मेमोरी लेवल होता है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों का जो व्यवहार है उसका निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। और शिक्षण का जो स्मृति स्तर है, इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट थे। कौन थे? हर्बर्ट थे। और ये जो शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया है उसका पहला चरण है, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले टेस्ट में, 3 चरण, उसमें पहला चरण है और इसके प्रवर्तक थे हर्बर्ट। एस्ट्रीबोट S1, एस्ट्रीबोट S1 अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का संबंध किस देश से है? एस्ट्रीबोट S1 है और ये अत्याधुनिक मॉडर्न ट्रांसमिशन सिस्टम से लैस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है ये, इसका संबंध है चाइना से। किससे है? ये चाइना ने डेवलप किया है। चीन की एक टेक फर्म है, उसने ये AI रोबोट लॉन्च किया है जो कपड़े भी तय कर सकता है और इसका नियंत्रण, ट्रांसमिशन, सेंसिंग, ड्राइविंग जैसे कई जटिल जो काम है इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसका नाम एस्ट्रीबोट S1 चाइना। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है एस्ट्रीबोट S1 क्या है तो ये AI रोबोट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको क्या पढ़ना है ये आपको क्लियरिटी रहेगी कि मुझे सिर्फ यही पढ़ना है और इसी को रिवीजन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो सफिशिएंट रहेगा। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? कौन सा प्रदूषक है जिसको भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सूचकांक में शामिल किया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स के सूचकांक में किसको शामिल किया गया है अभी रिसेंटली? देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें 8 हैं टोटल। कितने प्रदूषक हैं? वायु प्रदूषक 8 हैं, 8 हैं। और वो कौन कौन से हैं? PM 2.5, PM 10, इसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O3 ओजोन या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 है अमोनिया, NO2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीसा। ये एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 है। आप इनको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो वायु प्रदूषक में PM 2.5, PM 10, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, O3 ओजोन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 अमोनिया, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और PB है ये सीसा है। ये है 8। ऑप्शन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो यहां दे रखा है SO2, ये शामिल किया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड दिस वन एंड मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तीनों क्या है? ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेज है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। इसका करेक्ट आंसर सी आएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी धारा सबसे अंत में गंगा में मिलती है? कौन सी है इनमें से जो लास्ट में, सबसे लास्ट में गंगा रिवर में मिलती है, गंगा में मिलती है? इसको समझ लीजिए आप। दिस वन, ये है यमुनोत्री, यमुनोत्री है। दिस वन गंगोत्री, ये है केदारनाथ, और ये है बद्रीनाथ। ये याद रख लीजिए पहले आप, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार हैं। यमुना रिवर यहां से निकलती है। यमुना रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री से, यमुना। गंगोत्री की बात करें तो यहां से भागीरथी है, वो निकलती है। कौन सी? भागीरथी। केदारनाथ से कौन सी निकलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से निकलती है। और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा। अब इसको डिटेल में देखते हैं ताकि आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और यहां पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है धौली गंगा। कौन ज्वाइन करता है? धौली गंगा ज्वाइन करती है अलकनंदा को। जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। आगे अलकनंदा को नंदाकिनी ज्वाइन करती है। कौन ज्वाइन करता है? नंदाकिनी ज्वाइन करती है। और जहां पे अलकनंदा से नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। ये नंदाकिनी है। अलकनंदा को इसके बाद में, पहले धौलीगंगा ने ज्वाइन किया विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंदाकिनी ने ज्वाइन किया तो नंद प्रयाग, और इसके बाद में एक पिंडर रिवर ज्वाइन करती है। यहां पे पिंडर रिवर ज्वाइन करती है, उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। यह है कर्ण प्रयाग। और इसके बाद में ये यहां पे इसको ज्वाइन करती है मंदाकिनी ज्वाइन करती है इसको। तो जहां पे मंदाकिनी ज्वाइन करती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। और आगे इसको यहां भागीरथी ज्वाइन करती है, और जहां पे भागीरथी अलकनंदा को ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। और फिर यहां से देवप्रयाग के आगे से ये गंगा के नाम से जानते हैं इसको। तो ये क्लियर हो गया होगा। यमुनोत्री यमुना, ये है गंगोत्री जहां से भागीरथी निकल रही है, केदारनाथ मंदाकिनी रिवर निकल रही है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। अलकनंदा को सबसे पहले ज्वाइन करती है धौली गंगा, उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद में अलकनंदा को सेकंड रिवर जो ज्वाइन करती है वो नंदाकिनी है, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। तीसरी पिंडर रिवर ज्वाइन करती है, उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। चौथी भागीरथी ज्वाइन करती है अलकनंदा को, उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। और पांचवी ये भागीरथी ज्वाइन करती है, उसको देवप्रयाग कहते हैं। और मंदाकिनी ज्वाइन करती है, उसको रुद्रप्रयाग। तो सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया, यही पूछा हमसे, कौन सी धारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? तो यह है भागीरथी सबसे अंत में गंगा से मिलती है देवप्रयाग में। इसका मैप है, आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए अब जब इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको मिलेगा तो उसके साथ में ये पूरा मैप भी मिल जाएगा आपको। तो इसी का फायदा रहता है टेस्ट सीरीज में कि आपको पूरा डिटेल में मिल जाता है। अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है जो गंगा का अपर रिवर सिस्टम है यहां से, तो इसको सही कर देते हैं आप। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD से निम्न में से किसकी माप की जाती है? जो रासायनिक ऑक्सीजन मांग है COD, इससे किसका मापन किया जाता है, क्या माप की जाती है? इससे जल में जो सभी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका मेजरमेंट माप किया जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग ये एक परीक्षण है जो पानी में जो मौजूद होते हैं कार्बनिक पदार्थ,
और अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट है, उसको रासायनिक रूप से ये ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण करने के लिए जो नेसेसरी ऑक्सीजन होती है उसको मापता है ये। तो सीओडी, ये ध्यान रखना, जल में सभी कार्बनिक पदार्थों को। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी तरीके का बीओडी का। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। यह है रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी, और वो होता है बीओडी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये हमारे जो सिलेबस है एनवायरमेंट उसका क्वेश्चन है। जल प्रदूषण मापने की इकाई है ये जो बीओडी है। ये क्या है? वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने की इकाई है, जल का प्रदूषण मापने की इकाई है। निम्नलिखित डिवाइसेज में से किन्हें केवल इनपुट डिवाइस माना जाता है? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो सिर्फ इनपुट डिवाइस ही है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, इन सब का क्वेश्चन कोई ना कुछ पूछा जाता है, वो ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? आपका माउस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। जबकि प्रोजेक्टर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ACD, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में DESI-MS नामक एक तकनीक खबरों में है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देसी MS मत पढ़ लेना इसको, देसी MS नहीं है ये, DESI-MS है, ये शॉर्ट फॉर्म है। जो डिजॉर्शन है, डिजॉर्शन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रामेट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। DESI, डी मीन्स डिसॉर्प्शन, ई है इसमें इलेक्ट्रो स्प्रे, एस और आई। तो डिसॉर्प्शन, इलेक्ट्रो स्प्रे, आयोनाइजेशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये तकनीक है DESI-MS जो अभी रिसेंटली चर्चा में है। ये फिंगरप्रिंट से संबंधित है। इसको आजकल जो क्राइम वगैरह है उसमें यूज लिया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है ये। जो जिलेटिन लिफ्टर है उस पे फिंगरप्रिंट की सतह पर ये पदार्थ को छोड़ता है और उसको आयनित करता है, फिर पदार्थों को उपकरण में खींच लिया जाता है। उसके जो मास होता है उसको पर्सनली मापा जाता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है तकनीक पहले नहीं थी लेकिन अब इसका एडवांस यूज किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में इसको देखा जा रहा है। ICT में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और उसका विस्तारण असंगत है? गलत पूछा गया है। कौन सा मिसमैच कर रहा है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, RAR, रीडेबल आर्काइव नहीं है, ये RAR है। RAR इस तरीके से होता है ये। और ये रोशल आर्काइव है, रीडेबल नहीं है, ये रोशल आर्काइव है। और ये रोशल है जो एक रशियन सॉफ्टवेयर है, उसी के नाम पे रखा गया है। एक रूसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था यूजीन रोशल, उसी ने इस रोशल आर्काइव को डेवलप किया था। और ये RAR है। GPP जॉइंट ये सही है, C गलत है, इसमें C मिसमैच कर रहा है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कंप्यूटर मेमोरी का पूछा गया है। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं, चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल है, फ्लैश भी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। तो A और D ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। दिस वन B, ये नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा। कैश मेमोरी और रैम ये दोनों वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।
और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया ये चंपारण से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, 1917 जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। और इसमें क्या था कि बिहार में चंपारण जिले में जो किसान थे उनको ब्रिटिशर्स बागान मालिकों की जोत का जो 3/20 इस हिस्से में कह रहे थे कि आप नील की खेती कीजिए। उनको मजबूर किया जा रहा था 320 पार्ट ऑफ देयर लैंड कि आप इंडिगो कल्टीवेशन के लिए नील की खेती कीजिए। और इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। और किसान नहीं करना चाहते थे नील की खेती अपनी इतने हिस्से में 3/20 हिस्से में। और उनको बाद में फिर ये आंदोलन किया गांधी जी ने। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पे गांधी जी यहां गए थे। बी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? कृषि, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी 5 ईयर जो योजना है उसमें प्राथमिकता दी गई थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि, सिंचाई और ऊर्जा इनको प्राथमिकता दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 to 56। भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी, उसका क्या उद्देश्य है भारत में? तो जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य है व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने के प्रयास, कर राजस्व, हाँ बिल्कुल, कर राजस्व बढ़ाने का सरकार का रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का भी प्रयास रहता है। ये सभी भारत में जो राजकोषीय नीति है उसके उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? इनमें से कौन सा वन है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है? ये उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। और ये लगभग मोर देन 3 लाख किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अराउंड 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में देखिए तो ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा देखते हैं हम तो छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, तेलंगाना है। इन राज्यों में ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ये किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान जो संपूर्णता है उसको प्रकट करने का प्रकटीकरण है? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद को जो शिकागो में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म संसद में 1893 में, उसके लिए जाना याद किया जाता है। और उन्होंने 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया था 1897 में। और स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम है वो नरेंद्रनाथ दत्त था, नरेंद्रनाथ दत्त। और जो खेतड़ी है, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह के सुझाव पे ही नरेंद्रनाथ से उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और ये उन्होंने ही कहा है शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। सी इसका करेक्ट आंसर है। गॉडगिल समिति की रिपोर्ट का समग्र और बहु विषयक तरीके से अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? गॉडगिल कमेटी जो वेस्टर्न घाट है उसके लिए बनाई गई थी गॉडगिल समिति। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो गॉडगिल समिति है उसकी रिपोर्ट का समग्र और बहु विषयक तरीके से अध्ययन करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए। और उस कमेटी ने
का नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी, इसने सजेशन दिया था 37% एरिया को, 37% एरिया को जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है ESA, एनवायरमेंट, ये सेंसिटिव एरिया, इसके रूप में वर्गीकृत करने की, कैटेगराइज करने की सिफारिश की थी। अगर आप देखते हैं भूरेलाल कमेटी, तो भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को माना था, भूरेलाल कमेटी की रिपोर्ट को, और ये पॉल्यूशन से संबंधित है। किससे? पॉल्यूशन से संबंधित है, और स्पेशली कर्नाटका में पॉल्यूशन को लेकर ये कमेटी बनाई गई थी, भूरेलाल कमेटी। तिवारी समिति की बात करें हम, तो तिवारी समिति भारत में जो पर्यावरण नीति है, पर्यावरण नीति के लिए 1980 में ये तिवारी कमेटी बनाई गई थी। भारत में पर्यावरण नीति के संबंध में जो प्रमुख सिफारिशें हैं वो तिवारी कमेटी ने की थी। E.K. विजयन कमेटी है, ये केरला में एनवायरमेंट को लेकर बनाई गई थी। तो ये सारी एनवायरमेंट से संबंधित है। गॉडगिल कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी, जिसने कहा कि पश्चिमी घाट के 37% को ESA डिक्लेयर किया जाए। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल, कई बार ये एल्बर्ट बिल की जगह एल्बर्ट कंट्रोवर्सी के नाम से भी पूछ लिया जाता है। एल्बर्ट में क्या था? इस एल्बर्ट बिल विवाद ये था कि जो यूरोप के लोग हैं उनके मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। पहले क्या था कि जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियन थे, उनके केस जो सिर्फ जो ब्रिटिश थे वही सुन सकते थे, लेकिन इसमें यह था कि भारतीय भी उनके केस को सुना जाए। फिर बाद में जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से जो आए थे, उन्होंने विरोध किया और बाद में कि बराबर होने चाहिए उसमें मेंबर ज्यूरी में, और जब सुनवाई हो, इस तरीके का किया था। लेकिन विवाद इसी बात को लेके हुआ था कि भारतीय भी सुनवाई कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के मामलों की। शनि ग्रह है, शनि, ये एक क्वेश्चन आता है हमारे सौरमंडल में से, और सौरमंडल का हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सूर्य से दूरी के अनुसार याद रखना है आपको। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध है सबसे पहले, बुध के बाद शुक्र आता है, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवे पे बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पे यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून। ये सूर्य से दूरी का क्रम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैनल पे नहीं देखे हैं तो वीडियोज प्लेलिस्ट बनी हुई है UPESSC के नाम से, जिसमें 100+ वीडियोज हैं। और इससे पहले जो कोर्स करवाया था वो UPHESC के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मोर देन 300 वीडियोज अवेलेबल है। जो टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो शनि सौरमंडल का छठा ग्रह है, और ये प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से गर्म होता है। वैसे तो शनि आमतौर पे ठंडा है, शनि आमतौर पे ठंडा है, सूर्य से छठा ग्रह हो, ठंडा होने के बावजूद भी ये यूरेनस और नेपच्यून से गर्म होता है। ये ध्यान रखना आपको, यूरेनस और नेपच्यून से गर्म होता है शनि। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। वह प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी चाहते थे, ये सही है। वो भारतीयों की ज्यादा भागीदारी चाहते थे, वो नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ये भी बिल्कुल सही है राजा राम मोहन राय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इसको हटा दोगे आप तो आपको इसका आंसर ये भी मिल जाएगा, क्योंकि जो निर्माता हैं उन्होंने जो एक राज्य के निर्माण के लिए जो चीजें हैं वो नीति निर्देशक तत्व को भी संबोधित किया है कि यहां से भी आप अच्छे स्टेट के निर्माण के लिए इन चीजों को लागू कर सकते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, DPSP,
उनकी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मतानुसार पूछा है तो सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यह है संविधान की प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा गया है। देश जब अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देश जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ कब मना रहा था? 1997 में। जैसे अभी हम 75वीं मना रहे हैं, तो 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति थे। 1992 से और 97 तक ये नवे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उपराष्ट्रपति, और 1997 से और 2002 तक ये 10वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो 1992 से 97 तक वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, नवे उपराष्ट्रपति थे भारत के और 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। जब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी उस टाइम के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए टेस्ट सीरीज में ये सब आपको डिटेल में मिल जाता है और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी वीडियो देखते हैं उसके बाद आप 4 वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो स्किप हो जाता है, और वो उससे क्या टेस्ट सीरीज का आपके पास अवेलेबल रहता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली यूपीएससी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? यूपीएससी, ये हमारे सिलेबस में है। इस इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इनके बारे में कुछ पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित। अभी रिसेंटली नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का अभी रिसेंटली बनाया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को यूपीएससी का अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है, अध्यक्ष है यूपीएससी की, और ये अगस्त 2024 में बनाया गया था और 29 अप्रैल 2025 तक ये यूपीएससी की चेयरमैन रहेंगी प्रीति सूदन। इससे पहले कौन थे यूपीएससी के चेयरमैन? डॉक्टर मनोज सोनी इससे पहले थे, अभी प्रेजेंट में, और अप्रैल 2025 तक प्रीति सूदन ही यूपीएससी की चेयरमैन रहने वाली है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इनको। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया है? कहां पे अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी सिटी में ये काकोरी ट्रेन का जो शताब्दी महोत्सव है 100 साल पूरे होने पे इसका उद्घाटन किया था? ये युवा है, स्टूडेंट है, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इसके बारे में कि जो भारतीय थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अभी हम जब ये पढ़ते हैं तो इजी लगता होगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत फोर्सफुली टैक्स लिया जाता था, मारा पीटी करके, बहुत जुल्म करके, और टैक्स लिया जाता था किसानों से, आम लोगों से। तो उस टैक्स का पैसा जा रहा था इस काकोरी ट्रेन में और उसको लूटा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन्होंने किया था। उसमें लगभग 8,000 रुपए लूट लिए थे इन्होंने, और इसी का भी शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया था ये लखनऊ में। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, लखनऊ। ये बिल्कुल उम्मीद है आपके यूजफुल रहेगी, 100% यूजफुल रहेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एग्जाम की डेट आ चुकी है 16 और 17 फरवरी 2025। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचएससी हुआ करता था, अभी ये नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं।
जनरल स्टडीज के जीएस पेपर फर्स्ट में 46 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 47 हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट ये है study247.in, इसको विजिट कर लीजिएगा। अभी जो रेगुलर प्राइस है उसमें कुछ ऑफर रखा गया है 25, 26 और 27 3 दिन के लिए, दिसंबर 2024। 25, 26, 27 दिसंबर 2024 इन 3 दिनों के लिए 30% रेगुलर फीस से कम फीस है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, या कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं सिलेबस के, प्रैक्टिस सेट और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है। आप उनको पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, आपका सफिशिएंट है। और इसमें आपको यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ सभी तरीके के टेस्ट देखने को मिलेंगे। कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा है, किसी अन्य दीपक को कैसे जला सकता है? यह कथन शिक्षा सीखना शीर्षक पुस्तक से है। ये कथन कौन सी पुस्तक से है? शिक्षा सीखना इस बुक से है, जिसका टाइटल है शिक्षा सीखना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कोई दीपक जब तक नहीं जल रहा, कोई दीपक जब स्वयं नहीं जल रहा तो अन्य दीपक को कैसे जला सकता है? ये इस पुस्तक से में लिखा हुआ है और इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग क्या था कि शिक्षा का जो अर्थ है, मन को उस परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाना है जो धन के बंधन से मुक्त करवाता है, या फिर ऐसे हमें वस्तुओं का नहीं बल्कि जो इनर लाइट है, जो आंतरिक प्रकाश है उसका, या फिर शक्ति का नहीं बल्कि प्रेम का धन देता है। ये इनका शिक्षा को लेके मानना है और सत्य को प्राप्ति में जो मदद करता है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है? किसी की जो स्मृति की गुणवत्ता है उसको किस बेस पे जांचा जा सकता है? किसी की स्मृति की गुणवत्ता को उसका जो उसके प्रतिधारण क्षमता है उसके आधार पे जांचा जा सकता है। धारण क्षमता से तात्पर्य क्या है? जो सीखी गई जानकारी है, जो भी जानकारी सीखी है उसको मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है। जो जितनी तीव्र गति से, जो जितनी जल्दी, जो जितनी तीव्रता से सीखी गई जानकारी को धारण कर लेता है वह अत्यधिक गुणवत्ता या पूर्ण स्मृति का एग्जाम्पल माना जाता है। प्रतिधारण क्षमता, इससे ही स्मृति की गुणवत्ता को जांचा जा सकता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये ICAR के तहत काम करता है। इसकी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1946 में, अप्रैल 1946 में। 23 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में, कटक में। विद्याधरपुर है, विद्याधरपुर कटक में आता है और कटक उड़ीसा जिले में है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के चावल उगाने में और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके के रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और आपको टेस्ट अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रखा है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। बेडोइन समुदाय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश से संबंधित है? देखिए, पिछली बार जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 हुआ था उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्राइब का क्वेश्चन था वो, लेकिन वो क्वेश्चन भी लगभग मिलता जुलता इसी से ही था। ये बेडोइन समुदाय है जो अभी चर्चा में है, और ये इसका संबंध कौन से देश से है? देखिए, जो बेडोइन समुदाय है मेनली तो जो नेगेव रेगिस्तान है, नेगेव रेगिस्तान जो अरब में है उसमें रहता है। लेकिन वहां पे क्या है, जो नेगेव रेगिस्तान है वहां रहने की स्थिति काफी कठोर है, क्योंकि वहां संसाधन नहीं है रेगिस्तान में।
भूमि संसाधन उनका काफी स्ट्रगल है, इसीलिए ये इजराइल चले गए। ये अरब अल्पसंख्यक का हिस्सा है और जो इजराइल में है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो अक्टूबर 7 के बाद 7 को जो हुआ उसमें इनको भी काफी प्रॉब्लम्स हुई है, इन्होंने भी काफी चीजें झेली है वहां पे, और ये चर्चा में है अभी काफी। ये समुदाय ये अरब अल्पसंख्यक का हिस्सा है, नाम ध्यान रखना आपको, बेडोइन समुदाय, और ये इजराइल में है अभी, स्पेशली जो गाजा वाला हिस्सा था उधर। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप जो खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय की एक पहल है? सुगम्य भारत ऐप जो खबरों में देखा गया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री की एक पहल है? सुगम्य भारत ऐप है, ये किसके लिए है? इस पे कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है, और स्पेशली किसके लिए? जो विकलांग, जो दिव्यांग हैं उनके लिए कंप्लेंट इसमें रजिस्टर करो, वो उनसे संबंधित कोई भी शिकायत है उसको दर्ज करवा सकते हैं आप सुगम्य भारत ऐप पे। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल थी, सुगम्य भारत ऐप, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अभी रिसेंटली WHO ने कौन से देश को ऑफिशियली मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? देखिए, अभी रिसेंटली मिस्र को, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार, जो बॉयकॉट मूवमेंट था, ये किससे प्रेरित था? 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये जो बॉयकॉट मूवमेंट था, ये चीनी लोगों द्वारा जो अमेरिकी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और उससे प्रेरित था ये बॉयकॉट मूवमेंट, बी इसका सही आंसर आएगा। देखिए, आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अभी आपको जो ऑफर चल रहा है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज बाद में फिर रेगुलर प्राइस रहता है, तो आप लोग फिर डिस्काउंट का ऑफर का कहते हैं, वो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? इनमें से कौन निष्क्रिय अधिगम का पूछा है? निष्क्रिय अधिगम पे आधारित है, जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करता है, ये पूछा गया है। ये पारंपरिक शिक्षा की बात है। पारंपरिक शिक्षा निष्क्रिय सीखने पर आधारित है, जहां बच्चा शिक्षकों को सुनता है, उनके निर्देशों का पालन भी करता है। पारंपरिक शिक्षार्थी पारंपरिक सीखने के दृष्टिकोण को ही पसंद करते हैं। इसमें जो अवसर है वो पूरी कक्षा का जो व्याख्यान है, शिक्षक के नेतृत्व वाले निर्देश है, या जो पूर्व में पहले से जो नियोजित इकाइयां होती है, या बहुत सी संरचना और उनके जो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब शामिल होते हैं, और ये एक पारंपरिक अधिगम है। भारत के महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में प्रमुख योगदान किसका है? ये पूछा है, जो भारत का पूछा है और महासागरीय क्षेत्र। और समझने के लिए आप समझ सकते हैं इंडियन ओशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन है, इसमें प्रमुख कंट्रीब्यूशन, मेन कंट्रीब्यूशन, प्रमुख योगदान किस चीज का है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा परिवहन क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र का क्यों है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO,
कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है, हवा से हैवी होती है, हवा से भारी होती है, जल में घुलती नहीं है, ये अघुलनशील होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती, गंधहीन होती है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होती है, और इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी, जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है ये। और ये ह्यूमंस के साथ साथ जो अदर प्राणी हैं उनके लिए भी हानिकारक होती है। ये मेनली जो ब्रेन है उसको प्रभावित करती है, ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसको। इसकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, ये मोटर वाहन है उनका जो धुआं है उससे उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके और भी कई सोर्स हो सकते हैं जैसे कोयला, ईंधन, पेट्रोल, ये, लेकिन मेनली जो मोटर वाहन है उसके धुएं से प्राप्त होती है। और ओशन में भी जो परिवहन क्षेत्र है उसकी वजह से ही 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके एनवायरनमेंट में जो दे रखा है सिलेबस उसका क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है, इनमें से कौन सा गलत है। महाभारत के अनुसार काशी की, ये जो हमारा सिलेबस है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर उसका क्वेश्चन है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी, ये महाभारत में ऐसा मेंशन है, ये सही है। महाभारत के अकॉर्डिंग काशी की स्थापना दिवोदास नामक राजा ने की थी। काशी महाजनपद नाम से, काशी महाजनपद के नाम से 6ठी शताब्दी में जाना जाता था, ये भी सही है। 6ठी शताब्दी में काशी महाजनपद के नाम से ही जाना जाता था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। देखिए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें भी काशी का जिक्र है, लेकिन सबसे पहले जो काशी का जिक्र है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है, ये सही है। काशी गंगा तथा यमुना नदियों के तट पर स्थित है। काशी कहाँ पे है, काशी जो वाराणसी है, बनारस, उसकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो वाराणसी शहर है पौराणिक नगरी है, दुनिया के जो सबसे पुराने शहर है उनमें माना जाता है, और गंगा नदी के उत्तरी तट पे है काशी। कहाँ है, गंगा नदी के उत्तरी तट पे है, और यहाँ पे वरुणा और असी नदियों का संगम है, ना कि यमुना का। कौन कौन सी नदियों का है, वरुणा और असी इनका है। ये इसमें जो 4 मील का साउथ की साइड, वैसे तो नॉर्थ पे बसा हुआ है, लेकिन 4 मील ये साउथ की साइड में घुमाव लेता है, और इसी घुमाव के ऊपर ये नगरी बसी हुई है काशी। तो डी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। सीधा पूछा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए उसके पास हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पूछा है, लेकिन जज बनने के लिए भी वही क्राइटेरिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो प्रमुख जो एलिजिबिलिटी है, मेन जो योग्यता है, उसमें व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसने काम किया हो। 10 साल किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, वो ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। झारिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है। तो झरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा ये क्या है, कोयला क्षेत्र है, कोलफील्ड है। ये कौन से राज्यों में है, देखिए जो झारिया है ये तो झारखंड में है। झारिया कहाँ पे है, झारखंड में है। रानीगंज है ये वेस्ट बंगाल में है। तलचर ओडिशा में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। 20 का सही आंसर आएगा। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। पहली सूची है अध्यापन का मॉडल और दूसरी सूची है विकासक, इनका मैच करना है। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, सकारात्मक अंतर्निर्भरता डेविड जॉनसन। इस
संरचित जांच, ये जो संरचित जांच है इसका रॉबर्ट स्लाविन आएगा। भूमि का निर्वाह, भूमि का निर्वाह है फैनी सेफ्टेल। विधि शास्त्रीय जांच है डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। ए में 4 है, ए में सेकंड है, बी में 4 है, तो इस हिसाब से बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप लोग कई बार क्या है, वीडियो को लाइक किए बिना ही चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना ही चले जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। अदरवाइज तो यहाँ क्या है कि आपको 10-12 क्वेश्चन करवा के और कि ठीक है आपका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, नहीं तो टेस्ट सीरीज में पूरे 30 क्वेश्चन करवाते हैं और यहाँ पे आपको 10-12 क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये भी नहीं लगता होगा कि कोई, क्योंकि उससे आपका एक वो बन जाता है कि इसमें आज तो पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं था, आज तो आईसीटी का क्वेश्चन नहीं था, आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन टेस्ट में वो सभी के क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? द्वैध शासन की बात हो रही है, द्वैध शासन जो पद्धति थी उसमें बदलाव होना चाहिए, ये कौन से कमीशन ने सिफारिश की थी? तो एक चीज तो क्लियर हुई कि द्वैध शासन कब लगाया गया था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब इसके लिए एक कमीशन बनाया था 1927 में, 1927 में एक कमीशन बनाया था, इसका नाम था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन ने ही सिफारिश की थी द्वैध शासन की जो द्विशासन पद्धति है उसमें बदलाव की। 1918 में एक्चुअली जो राज्य सचिव थे एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो ये उन्हीं के नाम पे था। मॉन्टेग्यू सचिव थे और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उन्होंने संवैधानिक सुधारों की अपनी एक योजना तैयार की थी और उसी को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, और ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। अब इसके बारे में वैसे तो हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल, आप जरूर देखिएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इनको लागू कब से हुआ था? जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है 1921 में लागू किया गया था 1919 का, लेकिन इसको 1921 में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, और केंद्र के साथ साथ जो प्रोविंस थे प्रांत स्तर पे भी शासन में सुधार करने की इसी ने शुरुआत की थी। जैसे आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होना, या फिर द्वैध शासन है ये कहाँ लागू हुआ था? 8 राज्यों में, 8 प्रांतों में ये लागू किया गया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब ये शामिल थे। और इसमें क्या किया गया था कि जो गवर्नर था वो कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया था प्रांत का। सब्जेक्ट्स का भी डिवीजन हुआ था, जैसे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट है, कुछ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट है, ये सब बनाया गया था। इसमें कानून व्यवस्था किसके पास होगी, वित्त का कौन संभालेगा, भू राजस्व का कौन होगा, सिंचाई किसके पास होगी, और जो ऐसे मामले जो एक से ज्यादा राज्यों के हो, जैसे डिफेंस है या फिर टेलीकॉम हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं वो केंद्र के पास होनी चाहिए थी। ये 1919 से ही शुरुआत हुई थी उसकी, और इसमें बदलाव की बाद में साइमन कमीशन बना था 27 में, उसने सिफारिश की थी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो कौन से स्थान पे यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत में जो भागीरथ ग्लेशियर है वहां से निकलती है। कहां से? तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर है उस पास से निकलती है, और ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी टोटल जो लेंथ है 2900 किलोमीटर के आसपास ये
कुल लंबाई है इसकी। नामचा बारबा के पास में ये यू टर्न लेती है। निम्नलिखित में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लैप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? इनमें से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लैप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? ये एक्चुअली क्या है? अवचेतन प्राथमिक लैप जैसे भड़काना, जब ये तब होता है जब व्यक्ति चेतन धारणाओं की मतलब वो दहलीज के नीचे उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है, या जो प्रक्रिया चेतना के दायरे से बाहर हो जाती है, उसकी स्मृति से अलग हो जाती है, तब ये सब चीजें होती है। सामाजिक मनोविज्ञान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है ये डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार, ये सबसे बड़ा है ना। अब कई बार क्या होता है कि ये जो दक्कन पठार है, दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा साउथ इंडिया का इसी में आता है। यहाँ आपको दक्कन पठार की जगह कई बार पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो भी मिल सकता है। कौन सा? जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी इसकी जगह मिल सकता है। तो दोनों एक ही है। प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन के पठार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है अधिकतम इसी पठार के पास में है। कुछ भूभाग है जैसे जो कोस्टल एरियाज वगैरह हैं वो जरूर अलग है, बाकी तो सारा इसी में ही आता है। लगभग 8 राज्य आते हैं इसमें, डेक्कन का प्लेट्यू में। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला किसको, कौन से पठार को गंगा के मैदान से अलग करती है, या फिर कौन सी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है जो दक्कन का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार को गंगा के मैदान से अलग करती है? जो ये गंगेटिक प्लेन है, गंगेटिक प्लेन्स, और ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये यहाँ पे सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज, ये गंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से अलग करती है। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 राज्य हैं इसमें, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ये तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा है दक्कन पठार। सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, जो यूनिवर्स सोलर सिस्टम, उसका क्वेश्चन है। जो सूर्य का मास द्रव्यमान है, ये सौर मंडल का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है ये होता है 1.989 मल्टीप्लाई 10⁻30 किलोग्राम्स। 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ये होता है सूर्य का द्रव्यमान। और ये पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना ज्यादा होता है? सूर्य का जो द्रव्यमान है इज ग्रेटर देन पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है? 3,30,000 गुना। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना ज्यादा है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, व्यास की, तो सूर्य का जो डायमीटर है, व्यास है 1.39 मिलियन किलोमीटर है। 1.39 मिलियन किलोमीटर। और इसका डायमीटर हमारे पृथ्वी के डायमीटर से कितना ज्यादा है? तो जो सूर्य का डायमीटर है, व्यास, वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का जो द्रव्यमान है, सौरमंडल के सारे ग्रहों को मिला लिया जाए, जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको मिला लिया जाए, तो उनके द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान लगभग 742-743 गुना ज्यादा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है।
ये 99.8%, कुल जो टोटल है उसमें 99.8% सूर्य का द्रव्यमान है। भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया है? ये पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कौन से देश से लिया गया है। हमने जो पार्लियामेंट सिस्टम है कहां से लिया है, संसदीय सरकार कहां से लिए, ये व्यवस्था कौन से देश से लिया है। ये हम पूरा पॉलिटी में डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन से देश से क्या लिया है हमने। देखिए, ब्रिटेन की बात करें तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से संसदीय ढांचा हमने ब्रिटेन से लिया है, कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से लिया, जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे यहाँ पे वो ब्रिटेन से लिया है, और जो विशेषाधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय विशेषाधिकार, या जो रिट है वो जो द्विसदन की प्रणाली है, हमारे यहाँ भी 2 सदन है, वो भी ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया हमने, आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से लिए हैं। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति के चुनाव की, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होना, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। यूएसए से क्या लिया हमने, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर भी महाअभियोग लग सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या काम होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स, या फिर जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, या फिर जो प्रियम्बल है संविधान का प्रस्तावना, ये हमने सभी यूएसए से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्यों में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करती है। जैसे अभी रिसेंटली कल ही जो केरला के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। जो पहले शायद कैबिनेट सेक्रेटरी थे अजय भल्ला साहब, उनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया है। ऐसे कई गवर्नर चेंज किए हैं, बिहार के जो गवर्नर थे उनको केरला का बना दिया, केरला के बिहार का, ऐसे कई चेंज किए हैं। तो ये गवर्नर का जो केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी एक सलाहकार क्षेत्राधिकार होगा, वो कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एक ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, अनुच्छेद 108 जो है, आर्टिकल 108, उसमें है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। जैसे जीएसटी वाला बिल पास किया गया था उस टाइम पे ज्वाइंट सेशन हुआ था, दोनों सदन थे, उनको राष्ट्रपति ने कॉल किया था, राष्ट्रपति ने बैठक की थी संयुक्त दोनों सदनों की। ये आर्टिकल 108 में मेंशन है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। यूएसएसआर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमने यूएसएसआर, जो अब रूस हो गया है, पहले यूएसएसआर था, उससे लिया है। और भी जैसे साउथ अफ्रीका से हम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे संशोधन कर सकते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कानून का राज होगा, कानून द्वारा जो स्थापित है प्रक्रिया, वो ही अवधारणा है, ये जापान से लिया है। संसद का पूछा है तो ये हमने ब्रिटेन से लिया था। शोध में निम्नलिखित में से किनका व्यवहारिक महत्व है, शोध में इनमें से किसका व्यवहारिक महत्व है। शोध में देखिए जो व्यवहारिक महत्व है, शोध का सब्जेक्ट क्या है, ये शोध अभिकल्प और जो इसकी विधि होगी, इनका व्यवहारिक महत्व है।
डेटा भी है हमारे सिलेबस में, डेटा सोर्स ये सिलेबस में मेंशन है, दिया हुआ है, और इसका एक क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में डेटा का। निम्न में से कौन सा आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? जो आंकड़े हैं उनको, उनका जो वर्गीकरण है उसकी विधि में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आंकड़ों की विधि में शामिल क्या है? गुणात्मक, मानकीय और संख्यात्मक। गुणात्मक, मानकीय और संख्यात्मक, ये आंकड़ों का जो वर्गीकरण है उसकी विधि में है। जो स्थानिक है ये आंकड़ों की वर्गीकरण की विधि में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा आंकड़ों का स्रोत नहीं है? आंकड़ों का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? आंकड़ा मतलब डेटा है ना। तो जो प्रशासनिक दस्तावेज जैसे जनगणना हो गया या जीआईएस है, जो आंकड़ों का ये सोर्स होते हैं। जबकि जो सामाजिक अनुसंधान है या फिर अनुसंधान के जो अनुसंधान करता है उसके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो पूरी जनसंख्या को लेकर अपना अनुसंधान करे, इसलिए वह न्याय का जो न्याय दर्श है उसका चयन करता है, और वो आंकड़ों का सोर्स नहीं है। जैसे ये सर्वे वगैरह होता है। निम्नलिखित आंकड़ा डेटा भंडारण क्षमताओं में से सबसे लघुत्तम कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? सबसे ये पूछा है। देखिए 2 KB है ये, ठीक है। ये 0.5 MB मतलब आधा MB हो गया, ये 0.5 MB हो गया। तो 0.5 MB तो 1 MB में क्या होता है? ये कितना KB हो गया? 2049, ये मतलब 2.49 KB हो गया। ये 3GB, तो ये तो सबसे बड़ा है। ये 2 KB, ये भी 2 KB से बड़ा है, और ये भी 2 KB से बड़ा है। तो इसमें जो सबसे छोटा है 2 KB ही सबसे छोटा है, क्योंकि ये आधा MB है। आधा MB में भी लगभग 512 KB होता है। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? दीक्षा का पूर्ण रूप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है, और जिसका उपयोग वर्तमान में प्रेजेंट में अभी देश भर के जो शिक्षक और जो स्टूडेंट है उनके द्वारा जो स्कूली शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र टोटल 4 हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, और ये 4 कौन से हैं? हिमालय है, हिमालयाज। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, ये इधर से ये वाला वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, केरला, गोवा वाला। और इसके अलावा जो इंडो वर्मा है, इंडो म्यांमार कह सकते हैं, इंडो वर्मा जो क्षेत्र है, और एक सुंडालैंड जिसको सुंदरवन है, सुंदरबन। भारत में ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा और सुंदरवन। हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन, ये 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं जहां पे पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन किसी प्रकार का जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनकी वजह से ये संकट में आ जाते हैं। इसमें देखा जाए तो पश्चिमी घाट है, और इसके अलावा पूर्वी हिमालय, 2 और 3।
निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति भंडारण युक्तियां प्राथमिक भंडारण मानी जाती है? इनमें से जो कौन सी मेमोरी है, स्टोरेज, ये प्राइमरी स्टोरेज मानी जाती है। प्राइमरी स्टोरेज इनमें से कौन सी है? देखिए, जो प्राथमिक भंडारण है इसको प्राइमरी स्टोरेज कहिए या मेन स्टोरेज कहिए, इसको मुख्य स्मृति भंडारण भी कहा जाता है, और ये आंतरिक मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस है ये डेटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए होता है। इसमें रैम है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और जो आपका रोम है ये दोनों है, रैम और रोम। ये पूरा डिटेल में करवाया हुआ है आपको एक टेस्ट में, इसका पूरा ट्री बना कर बताया था आपको कि ये प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी में दो होते हैं, फिर ये है रैम और ये रोम, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। रैम में भी दो हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम में भी फिर और कई हैं, जैसे पी रोम, ई रोम, ईपी रोम, या फिर डबल ई पी रोम। ये प्राइमरी मेमोरी में ही आते हैं सब। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास संक्रिया कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया था? तो ये जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1992 का है। पर्यावरण एवं विकास पे जो पहला संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, UNCED बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये 1992 में हुआ था, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। और इसके बाद में 20 से और 22 जून को 2012 में इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इसीलिए तो ये देखेंगे आप, तो इसके 20 साल बाद हुआ था यहाँ पे 2012 में, 92, और फिर 20 साल बाद 2012 में भी यही हुआ था। इसीलिए इसे रियो +20 कहा जाता है, रियो +20। ये कई तरीके से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, रियो +20 के नाम से पूछा जाता है तो भी यही रियो डी जेनेरियो ब्राजील अर्थ समिट के नाम से पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके नाम से पूछ लिया जाता है। पिछली बार एजेंडा 21 के नाम से पूछा गया था। इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इनमें से गलत कौन सा है? बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। सब बाढ़ संभावित क्षेत्र बिहार नहीं है। सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल ये सही है, सर्वाधिक बाढ़ जो कोसी है, और भी कई रिवर्स है, तो बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ये सही है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, जो भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग है ये तमिलनाडु में, इंदिरा पॉइंट एक्चुअली तमिलनाडु में नहीं है, ये इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, लेकिन भारत का पूछा है यहाँ पे। ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में नहीं है, अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट, और ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है।
सिमलीपाल है, ये राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये सही है। भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन सिवाना समुद्र है, ये सही है। भारत का और एशिया का भी सबसे पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये सिवाना समुद्र है। सिवाना समुद्र कहाँ पे है? सिवाना समुद्र कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है ये, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। कर्नाटक का जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। इसकी स्थापना की गई थी 1902 में। तो बी गलत है। इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, या वेबसाइट विजिट कर लीजिए study247.in। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश, देखिए टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, या तापमान परास के अनुसार बढ़ता है या घटता है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ जो जल निकाय में जो ऑक्सीडेशन होता है, विघटित ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा या जो उसका अंश कहें, ऑक्सीजन की मात्रा कहें या अंश कहें, वो कम होता जाता है, घटता है। और ये घटता क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो जो पानी है, जल है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में कमी होती है। और तापमान में वृद्धि होने की वजह से जो बीओडी है उसकी मांग बढ़ जाती है। हमने जैसे सीओडी बीओडी पिछले टेस्ट में पढ़ा था। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, जो जल में ऑक्सीजन की मांग की मात्रा को बताती है कि बीओडी से हम क्या देखते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये हमने पढ़ा था पिछले टेस्ट में, ये बीओडी बताता है। तो इसकी मांग भी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन घटता है जब टेम्परेचर के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन का अंश घटता है। डोनी पोलोवाद किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? यह अभी चर्चा में है। इस नाम का एक एयरपोर्ट भी बनाया है अभी, डोनी पोलो या डोनी पोलो। देखिए इसमें डोनी का मतलब क्या है? अगर लोकली देखा जाए या इसका मतलब देखा जाए तो डोनी है सूर्य, डोनी है सूर्य, सन। और जो चंद्रमा है, पोलो का मतलब है चंद्रमा। और ये कौन से प्रदेश की जनजातियां हैं? और ये इस नाम का एक एयरपोर्ट भी है, ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये था आपका आज का टेस्ट। आज आपको पूरा करवा दिया है, अदरवाइज यहाँ पे आपको पूरा देखने को नहीं मिलता है। इस उम्मीद में कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। और अपनी तैयारी में लग जाइए। 16 और 17 फरवरी 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का एग्जाम है। जी जान लगा के अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू। Hello everyone, welcome to my UPSC. May the new year bring new hope, new goal, new success. Wishing a prosperous 2025. Happy New Year 2025. सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। इसके रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। 47 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 48 आज डिस्कस करेंगे हम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए वेबसाइट विजिट करके, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मिलता है। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए जो टेस्ट है इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलते हैं जिसमें पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं। जैसे करंट अफेयर्स का टेस्ट हो चुका है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, और आज
ये पॉलिटी का टेस्ट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट। लेट्स बिगिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन इंडिया द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में जजेज के अपॉइंटमेंट पूछा जा रहा है। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट करते टाइम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उस राज्य के गवर्नर से, जैसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का एग्जांपल लेते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, तो उसमें राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर, तो राष्ट्रपति है जो इन दोनों से परामर्श करते हैं और उसके बाद अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का जो संबंधित गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके परामर्श के बाद की जाती है। जबकि जो अदर जजेज हैं, ये तो हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कोई जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श नहीं लिया जाता है, उसमें उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से लिया जाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाता है और गवर्नर से परामर्श किया जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किया जाता है, उसमें गवर्नर से नहीं। ए इसका करेक्ट आंसर है। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है पहले। संघ सरकार में जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ, इसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, ये होते हैं लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। और ये कहाँ मेंशन है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि राज्य की बात करें, स्टेट में, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है, जो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 75(3) में मेंशन है, आर्टिकल 75(3) में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्पेंसेस जस्टिस पुटिंग इट्स रिलायंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से सिद्धांतों पे भरोसा करते हुए, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रदान करता है? जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिलीवर करता है तो कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, किन सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्याय प्रदान करता है? न्याय प्रदान करते समय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कानून का शासन होना चाहिए, कानून के शासन के सिद्धांत पर भरोसा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जस्टिस डिस्पेंस करता है तो उसमें रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन मेड बाय। जो केंद्र और राज्यों में जो वित्तीय डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज जीएसटी का पैसा है या और कोई टैक्स का पैसा है या किसी और तरीके का कोई फाइनेंशियल है, तो टैक्स से रिलेटेड होता है ज्यादातर, तो उनका रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र राज्य वित्तीय वितरण किसके द्वारा की गई सिफारिशों के बाद होता है? ये फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है, उसकी सिफारिशों के बाद ये किया जाता है। अभी प्रेजेंट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 16वां वित्त आयोग नियुक्त किया गया है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और ये जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में मेंशन है, 280 आर्टिकल।
ये अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जो वित्त आयोग होता है अर्ध न्यायिक निकाय होता है, और इसका गठन राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर हर 5 साल में करते हैं। फाइनेंस कमीशन का गठन, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर होते हैं इसमें। अभी 16वें वित्त आयोग की बात करें हम, तो 16वें वित्त आयोग में इसके चेयरमैन कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो पहले नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और इसका सचिव कौन है? 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया है, लेकिन इसके सचिव है रंजनम पांडे। रंजनम पांडे इसके सचिव हैं, और ये अपनी सिफारिशें 5 साल के लिए देगा। कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से, और ये 31 अक्टूबर 2025 को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। एक्चुअल में 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन ये 1 अप्रैल 2026 से और 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। ये 5 साल के लिए सिफारिशें देगा, अगले 5 साल के लिए। इससे पहले का अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे, जिसका गठन किया गया था 2017 में। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था, और इसके चेयरमैन थे एन.के. सिंह। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act? Anti-Defection Act का पूछा है। दल बदल कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियों में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है? तो ये दल बदल का जो है 1985 में लाया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसमें है 10th शेड्यूल। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब 1946 में बनाई गई थी ये भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस टाइम पे संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था बी.एन. राव को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड केम इनटू फोर्स ऑन, इसको जो भारत का संविधान है इसको कब तो अडॉप्ट किया था और ये कब से लागू हुआ था? ये पूछा गया है हमसे कि भारत का संविधान है ये कब अपनाया गया और कब लागू हुआ था। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। पॉलिटी का है ये टेस्ट, पूरे क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। Which part of the constitution reflects the mind and ideals of the framers? संविधान का कौन सा पार्ट है जो इसको बनाने वालों के मन, उनके आदर्श बताता है? संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मन और उनके आदर्श को दर्शाता है? ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो उनका माइंड और जो उनके आइडियाज थे उनको दर्शाता है। प्रस्तावना में राजनीतिक भी है, नैतिक भी है, धार्मिक मूल दर्शन है, मौलिक मूल्य दर्शन है, सब प्रस्तावना में नजर आता है, प्रस्तावना में दिखता है। In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. They are, भारतीय संविधान में जो right to equality है, समानता का अधिकार, ये 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद कौन से हैं? समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 to 80, आर्टिकल 14 से 18 है, ये समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान है। इसमें विभिन्न आधारों पर ये कई भेदभाव को रोकता है, सभी मामलों में समानता प्रदान करता है। और आर्टिकल 14 से 18 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। Which one of the following rights was
described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution. B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा बताया था, हृदय बताया था? ये है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। देखिए कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है, जबकि एक मौलिक अधिकार है, जिसे कहाँ वर्गीकृत किया गया है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव एक निषेध है, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत ये वर्गीकृत किया गया है राइट टू इक्वलिटी में। आर्टिकल 15 रिगार्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये पूछा है क्वेश्चन में कि कानून के समक्ष समानता के संबंध में भारतीय संविधान किन मामलों में अपवाद बनाता है? देखिए ये आर्टिकल 361 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार का अपवाद। इसमें राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये एक्सेप्शन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ पूछा है, बी दिस वन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी पहला और दूसरा, ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन, पहला और दूसरा ये सही है इसका। Which one of the following sets of articles in part 3rd of the Constitution emphasizes in secular character? सेकुलर की बात हो रही है, पंथ निरपेक्ष। संविधान का जो भाग 3rd है, पार्ट 3rd, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इसके जो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष चरित्र है उस पे जोर देता है? ये आर्टिकल 25 to 28 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र पेशा, अभ्यास, प्रचार। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्रता, इसमें कराधान से स्वतंत्रता है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। और आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऊपर पढ़ा था। तो ये आर्टिकल 25 to 30 आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बात है सेकुलर कैरेक्टर की, तो ये 25 to 28। देखिए टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। पहले टेस्ट का जो डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ है उसको पढ़िए, फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट है उससे रिलेटेड वो दीजिए। तो आपका आगे जब रिवीजन करवाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और आप निश्चिंत रहिए, जनरल स्टडीज के पेपर में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। Which one of the following was added to the list of original fundamental rights but removed later? इनमें से कौन सा है जो मूल मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया था लेकिन बाद में हटा लिया गया? जो मूल मौलिक अधिकार हैं ओरिजिनली उनमें था पहले लेकिन बाद में हटा लिया गया, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 है जो हटा लिया गया था। मंडमास क्या है ये पूछा है। परम आदेश क्या है? परम आदेश देखिए
एक रिट होता है, ये रिट पॉलिटी में पढ़ाई हुई है आपको, कितनी तरह की रिट होती है, और वो सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी सारे आप देख लीजिएगा। ये रिट फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट कमांडिंग सम ऑफिसर और पर्टिकुलर अथॉरिटी टू डू ए स्पेसिफिक एक्ट। ये किसी उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट जिसमें किसी अधिकारी को या किसी विशेष प्राधिकारी को कोई स्पेशल विशेष कार्य करने का आदेश दिया जाता है, उसको परम आदेश कहते हैं। किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, किसी पर्टिकुलर कमांडिंग ऑफिसर को या कोई स्पेशल काम करने के लिए जो आदेश दिया जाता है, ये है मंडमास परम आदेश। The purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution is to establish, इसका भारतीय संविधान में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करता है। इनमें से कौन सा है? पर्पज पूछा है डीपीएसपी का, ये है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। The objective of including directive principle of state policy says that the state shall seek to ensure, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको शामिल करने का उद्देश्य यह है कि राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको इंक्लूड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या था, ये क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और जहां राज्य लिखा रहता है, देखिए स्टेट का मतलब पॉलिटी में कंट्री से ही होता है, पर्टिकुलर कोई राज्य से नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनसे नहीं, ये यहाँ कंट्री के बारे में ही बात होती है। इसका जो सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ये टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही ये मकसद था, इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है। और टाइम टाइम पे बहुत सारी चीजें डीपीएसपी में से ली जाती है और उनको कानून बनाया जाता है। बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, ये कहां से लिया है? ये पूछा है कि फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज फ्रॉम विच दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, ये उनके स्रोतों का मिलान करना है जिनसे उन्हें शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, मतलब ये कहां से, किस देश से लिए गए हैं, वो पूछा जा रहा है। तो जो अधिकार विधेयक और न्यायिक समीक्षा है, बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये लिया गया था हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली है, ये कहां से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है हमने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी लिया है हमने आयरलैंड से। रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये कहां से लिया है? ये कनाडा से लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3124, दिस वन। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इस तरीके का, अमंग द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बी लिस्टेड, इनमें से समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो समाजवादी कैटेगरी में आते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गांधीवादी प्रिंसिपल कौन से हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन से हैं, ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों में सूचित किया जा सकता है। तो जो समाजवादी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो स्पेशली सोशलिस्ट कैटेगरी के हैं या जो नेचर उनका सोशलिस्टिक है, वो कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के संकेंद्रण की रोकथाम, राइट टू वर्क, ये दोनों सोशलिस्ट कैटेगरी के हैं। Under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the ordinance on electoral reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी, जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी बदलाव के उन्हें वापस भेज दिया था? राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है ऐसा कि जब राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश है चुनावी उनको मंजूरी दी थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी बदलाव के ही उन्हें वापस भेज दिया था? तो राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस पावर, और वो ऑर्डिनेंस पावर देता है राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 बी। If the Prime Minister of India belong to the upper house of Parliament, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यदि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद के उच्च सदन के का होता है, अगर लोकसभा से नहीं चुन के आए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, उस कंडीशन में पूछा गया है। उस कंडीशन में क्या होगा? he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion। जब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा उस कंडीशन में प्रधानमंत्री वोट नहीं कर सकते। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं कर सकते अगर वो अपर हाउस के मेंबर हैं, अगर वो राज्यसभा से चुन के आए हैं तो। When does the President of India have a choice in the appointment of the Prime Minister? भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति का विकल्प कब होता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब कर सकता है, उनके पास कब विकल्प होता है ये? When no single party has an absolute majority in the Lok Sabha, किसी सिंगल पार्टी के पास अगर लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जब लोकसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आपको इसी तरीके से टेस्ट मिलते रहेंगे आपके टॉपिक वाइज, पूरी यूनिट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट। आप कंटिन्यू पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।